तो आज की हमारी चर्चा का विषय है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा। हाँ, और नाम सुनते ही लगता है कि ये 7वीं सदी के कवि बाणभट्ट की कोई सीधी सादी जीवनी होगी। बिल्कुल, वही बाणभट्ट जो सम्राट हर्षवर्धन के राजकवि थे। हर्षचरित और कादम्बरी जैसे महान ग्रंथ जिन्होंने लिखे, इतिहास में तो उनका नाम बहुत बड़ा है। पर ये उपन्यास ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक तरह से एक सवाल है। कैसा सवाल? सवाल ये कि आखिर एक महान कलाकार बनता कैसे है? क्या वो सिर्फ अपनी प्रतिभा से, या फिर जिंदगी के जो थपेड़े होते हैं, उसका संघर्ष, प्रेम, वो सब मिलकर उसे बनाते हैं? ये उपन्यास इसी की एक गहरी पड़ताल है। बिल्कुल सही कहा। और द्विवेदी जी ने इस पड़ताल के लिए इतिहास के पन्नों से बाणभट्ट को उठाया और उनके चारों तरफ एक ऐसी दुनिया बुंदी जो सिर्फ राजा महाराजाओं की नहीं है, हाँ, बल्कि उस दौर के आम समाज की, उसकी उथल-पुथल की और सबसे बढ़कर इंसानी रिश्तों की कहानी कहती है। ये इतिहास और कल्पना का एक अद्भुत संगम है, सच में। तो चलिए फिर इसी संगम में एक गहरी डुबकी लगाते हैं। उपन्यास की शुरुआत ही बहुत बहुत अनोखी है, एक रहस्य के साथ। हाँ, कथामुख से। हाँ, कथामुख में द्विवेदी जी कहानी शुरू करने से पहले बताते हैं कि ये कहानी उन्हें मिली कैसे। वो कहते हैं कि ये आत्मकथा उन्हें एक ऑस्ट्रियाई महिला मिस कैथरीन से मिली। मिस कैथरीन, जिन्हें सब प्यार से दीदी कहते हैं। हाँ, दीदी। और ये दीदी का पात्र अपने आप में बहुत दिलचस्प है ना। यूरोप के एक अमीर घराने से हैं, लेकिन भारत की संस्कृति और अध्यात्म में ऐसी रुचि कि वो यहीं चली आती हैं और वैष्णव बन जाती हैं और पुरानी पांडुलिपियों की खोज में घूमती रहती हैं। एक तरह से ज्ञान की साधक। ये बात ही अपने आप में कमाल की है। मतलब सोचिए, 7वीं सदी के एक संस्कृत कवि की कहानी हम तक 20वीं सदी में एक यूरोपियन महिला के जरिए पहुंच रही है। सही बात है। ये तो पूर्व और पश्चिम को जोड़ने जैसा है। पर लेखक ने यह तरीका अपनाया क्यों होगा? वो सीधे सीधे बाणभट्ट की कहानी क्यों नहीं शुरू कर देते? यहीं तो द्विवेदी जी की साहित्यिक चतुराई है। इसे नैरेटिव फ्रेम कहते हैं, मतलब एक कहानी के बाहर एक और कहानी का ढांचा। अच्छा। ऐसा करने से दो चीजें होती हैं। एक तो कहानी को एक तरह की प्रामाणिकता मिलती है। हाँ, जैसे हम कोई सच में खोया हुआ दस्तावेज पढ़ रहे हो। बिल्कुल, जैसे कोई आर्काइवल डिस्कवरी हो। हमें लगता है कि हम इतिहास के किसी गुमनाम पन्ने को पढ़ रहे हैं। यह पाठक को तुरंत यकीन दिला देता है। और दूसरा, ये शुरू में ही एक रहस्य बना देता है। पाठक सोचने लगता है कि आखिर इस पांडुलिपि में ऐसा क्या है जिसे इतने जतन से सहेज कर हम तक पहुंचाया जा रहा है। ये तकनीक पाठक को कहानी में खींच लेती है। सही। तो इस खोए हुए दस्तावेज में बाणभट्ट अपने बारे में सबसे पहले क्या बताते हैं? क्या वो खुद को किसी महापुरुष की तरह पेश करते हैं? बिल्कुल नहीं। और यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी खूबी है। पहले ही उच्छ्वास में। हाँ, उन्होंने चैप्टर को अध्याय नहीं उच्छ्वास कहा है। हाँ, जिसका मतलब है सांस छोड़ना। कितना काव्यात्मक है ना? वाह, जैसे बाणभट्ट एक एक सांस में अपनी कहानी सुना रहे हो। बिल्कुल। तो अपनी पहली ही सांस में वो बताते हैं कि मैं हूं तो महान वात्स्यायन वंश का, जो विद्वानों का कुल रहा है, लेकिन मेरा शुरुआती जीवन बहुत भटकाव वाला था। अच्छा। पिता की मृत्यु के बाद मैं घर से भाग गया और आवारा लोगों की संगत में पड़ के मेरा नाम बहुत बदनाम हो गया था। मतलब वो खुद को आदर्श नायक की तरह नहीं दिखा रहे हैं, अपनी सारी कमियों के साथ सामने आ रहे हैं। हाँ, आज की भाषा में कहें तो शायद एक बोहीमियन टाइप का जीवन जी रहे थे। ये तो बहुत हिम्मत की बात है, अपनी गलतियों को इस तरह सबके सामने स्वीकार कर लेना। हाँ, बोहीमियन तो हम आज कह रहे हैं, और ये शब्द सुनने में बड़ा कूल भी लगता है। सही बात है। उस जमाने में तो समाज इसे सिर्फ आवारागर्दी या कह सकते हैं चरित्रहीनता ही मानता होगा। ये द्विवेदी जी का साहस है कि उन्होंने अपने नायक की शुरुआत ऐसी दिखाई। इससे बाणभट्ट का किरदार कागजी नहीं लगता, एक जीता जागता खून मांस का इंसान लगता है। बिल्कुल। तो जो हमारा शुरू का सवाल था, उसका पहला जवाब शायद यही मिलता है कि एक महान कलाकार बनने के लिए जो कच्चा माल चाहिए वो शायद परफेक्शन नहीं, बल्कि भटकाव, और उस भटकाव का एहसास है। लेकिन सिर्फ भटकने से तो कोई कलाकार नहीं बनता। नहीं। इस भटके हुए नौजवान को दिशा कैसे मिलती है? उसे एक चिंगारी की जरूरत होती है, एक उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट। और वो कहानी में आती है निपुणिका के रूप में। निपुणिका, जिसे बाणभट्ट प्यार से निनिया कहते हैं। निपुणिका जो एक नाटक मंडली की सदस्य है, एक अभिनेत्री। लेकिन वो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं है, वो बहुत तेज दिमाग की है, हाजिर जवाब और बहुत साहसी। और वो बाणभट्ट को आईना दिखाती है। हाँ,
सिर्फ आईना नहीं दिखाती, वो बाण भट्ट की अंतरात्मा बन जाती है। वो खुद एक ब्राह्मण कन्या है जो बाल विधवा होने के बाद समाज के सारे बंधन तोड़कर अपनी जिंदगी अपने दम पर जी रही है। अच्छा। उसने समाज का वो रूप देखा है जो बाण भट्ट ने शायद कभी नहीं देखा। वो बाण भट्ट की कला की नहीं, उसके चरित्र की आलोचना करती है। उसका एक संवाद है जो मुझे याद है, जहां वो बाण भट्ट से कहती है कि तुम नारी देह को सिर्फ भोग की वस्तु समझते हो, उसे मंदिर की तरह पवित्र नहीं मानते। बिल्कुल। और ये लाइन ये बाण भट्ट को हिलाकर रख देती है। पर यह थोड़ा अजीब नहीं है कि बाण भट्ट जैसे इतने बड़े विद्वान और कवि को दिशा दिखाने के लिए एक नाटक मंडली की साधारण स्त्री की जरूरत पड़ी? ये उस समाज के बारे में क्या बताता है? ये उस समाज के बारे में ही नहीं, ये इस उपन्यास के मूल संदेश के बारे में बहुत कुछ बताता है। देखिए, द्विवेदी जी यहाँ एक बहुत बड़ा उलटफेर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि असली ज्ञान और साहस वहां नहीं है जहां सत्ता या वंश का गौरव है। वो उस स्त्री के पास है जिसे समाज ने हाशिए पर धकेल दिया है। वाह। निपुणिका और बाद में आने वाली भट्टनी, ये सिर्फ पात्र नहीं है, ये उपन्यास की असली ताकत है। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि द्विवेदी जी ने बाण भट्ट के नाम पर उपन्यास लिखकर असल में उस युग की स्त्रियों की कहानी कही है? हाँ, बिल्कुल। कि बाण भट्ट तो बस एक जरिया है, असली नायक तो भट्टिनी और निपुणिका है। ये एक शानदार नजरिया है। बाण भट्ट की आत्मकथा असल में इन दो स्त्रियों से मिलने के बाद ही शुरू होती है। उनके बिना बाण भट्ट शायद एक प्रतिभावान लेकिन भटके हुए कवि ही रह जाते। सही। निपुणिका उसे जगाती है और उसे एक बड़े मकसद से जोड़ती है, और वो मकसद है छोटे राजकुल की राजकुमारी देवपुत्र नंदिनी भट्टिनी की रक्षा करना। और यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है ना? बिल्कुल। बाण भट्ट का जो व्यक्तिगत भटकाव था वो अब एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा बन जाता है। राजकुमारी भट्टिनी का जीवन खतरे में है। हाँ, बड़े साम्राज्य ने अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके अपहरण का डर है। और अब बाण भट्ट के सामने एक चुनाव आता है, अपनी कला, अपनी कविता, अपनी आजाद जिंदगी, या फिर एक स्त्री के सम्मान और जीवन की रक्षा का कर्तव्य। ये कलाकार का सबसे बड़ा इम्तिहान है। तो अब बाण भट्ट का एक ही मकसद रह जाता है, किसी भी तरह राजकुमारी भट्टिनी को बचाना। जो कवि अब तक सिर्फ शब्दों और कल्पना की दुनिया में जी रहा था, उसे अब कर्म के मैदान में उतरना पड़ता है। हाँ, हमें बाण भट्ट का एक कवि से एक योद्धा और रक्षक में बदलना दिखाई देता है। और यही हमारे उस मूल सवाल का अगला जवाब छिपा है कि एक महान कलाकार कैसे बनता है। हाँ, और द्विवेदी जी का जवाब है कर्तव्य से। जब कलाकार समाज के दुख दर्द से, अन्याय से खुद को जोड़ता है, तब उसकी कला में गहराई आती है। सही। भट्टिनी के प्रति जो प्रेम और कर्तव्य का भाव बाण भट्ट के मन में जगता है, वही उसकी कला को बदल देता है। उसका प्रेम उसे एक बेहतर इंसान बनाता है, एक ज्यादा जिम्मेदार नागरिक बनाता है। मतलब कला सिर्फ कला के लिए नहीं है, कला का एक सामाजिक दायित्व भी है। द्विवेदी जी यही कह रहे हैं। हाँ, और ये विचार उस समय के लिए बहुत प्रगतिशील था। बाण भट्ट का चरित्र इस दुविधा का प्रतीक है, और अंत में वो कर्तव्य का मार्ग चुनते हैं। वो पाते हैं कि सच्चा प्रेम और सच्ची कला कर्तव्य से भागने में नहीं, बल्कि उसे निभाने में है। बिल्कुल। कह सकते हैं कि भट्टिनी की रक्षा का संघर्ष ही बाण भट्ट को वो अनुभव देता है जो बाद में कादंबरी जैसे महाकाव्य की रचना का आधार बनता है। तो हमने देखा कि बाण भट्ट की आत्मकथा सिर्फ एक ऐतिहासिक कहानी नहीं है, ये कल्पना, इतिहास और दर्शन का एक मिश्रण है। एक सफर है। हाँ, एक सफर है, एक भटके हुए नौजवान का महान कलाकार बनने का सफर, खुद को खोजने का सफर। ये एक आत्मखोज की यात्रा है। और इस यात्रा से जो जवाब हमें मिलता है वो ये है कि महान कलाकार सिर्फ प्रतिभा से पैदा नहीं होता, उसे जीवन के संघर्ष की आग में तपना पड़ता है। उसे प्रेम और कर्तव्य की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है, और उसे अक्सर उन लोगों से प्रेरणा मिलती है जिन्हें दुनिया कमजोर समझती है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं, जैसे कि आपने शुरू में बताया था कथा मुख में। दीदी कहती हैं कि बाण भट्ट की आत्मकथा भी उनके दूसरे महान ग्रंथों की तरह अधूरी ही मिली। हाँ, अधूरे। अब सवाल ये उठता है कि लेखक ने जानबूझकर इसे अधूरा क्यों बताया होगा? क्या सिर्फ कहानी को और असली दिखाने के लिए? हो सकता है ये एक वजह हो, लेकिन इसका एक गहरा दार्शनिक मतलब भी हो सकता है। अच्छा। क्या ये इस बात का प्रतीक है कि जीवन की कहानी या आत्मखोज की यात्रा वो कभी पूरी नहीं होती, वो हमेशा एक चलमान प्रक्रिया है, ए वर्क इन प्रोग्रेस। वाह। शायद लेखक यही कहना चाहते हैं कि मंजिल पर पहुंचने से ज्यादा जरूरी सफर में बने रहना है। कलाकार की खोज कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा अधूरा ही रहता है।
और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है।